दोस्तों, चलिए कहानी झूठन का अगला भाग सुनते हैं। अभी तक आपने सुना था कि वो अपनी काम वाली सरोज से उसको दुखी और परेशान देखकर कुछ सवाल कर रही थी, शंकित मन था। तो देखिए आगे सरोज क्या जवाब देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो हमेशा कठिन कार्य ही चुनती है। ये कार्य सरल है या कठिन पता नहीं, पर अपने बहम की दुनिया बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने पीले रंग के क्रोशिया का बना हुआ बटुआ निकाला, जिसे मैंने ही उसे दिया था। पूरे 111 रुपए थे उसमें। उसने पाई पाई करके जोड़े थे। अपनी भाभी के भय से मेरे पास रख छोड़े थे। उसे मीठा बहुत पसंद था। अक्सर वो पैसे लेती और उसका गुड़ का ढेला खाया करती। पर मैंने उसको कहा था कि तू अपने पैसे मत खर्च कर, गुड़ का ढेला मैं तुझे दे दिया करूंगी। वो मुझ पे बहुत विश्वास करती थी। बार बार अपने जमा पैसों को गिनती, बटुओं को देखकर बहुत खुश हो जाती थी, जैसे वो उसकी बहुत बड़ी नियामत हो। लेकिन आज उसने बटुए को देखा तक नहीं। उसकी इस बात ने मुझे विस्मय में डाल दिया कि ना तो उसने बटुए को देखकर कोई खुशी जाहिर की और न रुपयों को। उसने कुर्ते के अंदर छाती के बीचों बीच हाथ डालकर 500 रुपये का नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। बीबी जी, इसे भी बटुए में रख दो। मैं चौंक गई। इतने सारे रुपए कहाँ से आए तेरे पास? मेरी शुष्क सांसें भीतर जाने से पहले ही वापस लौट आईं। मन स्थिति अच्छी नहीं थी। सब कुछ डूबा डूबा सा था। वह 500 का नोट मेरे हाथ में था, एक सर्प की तरह, जिसे छूते ही उसने मुझे ढस लिया था और उसका जहर मेरे बदन की जान खींच रहा था। अब की बार मैंने सीधा सीधा पूछने की हिम्मत जुटा ली। सब्र के बांध को टूटने से रोकना आसान नहीं होता। क्या तेरी मर्जी से हुआ था ये सब? मैंने छपाक से अपनी शंकाओं का भाला उसके सीने में उतार दिया। उसने आंखों को जमीन पर गहरे धंसा लिया और धीरे से बोली, बीवी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वह बहाव इतना तेज था और मुझे तैरना नहीं आता था। मेरी मजबूरी थी और मैं बह गई। मुझे नहीं पता था कि ये बहाव इतना आनंददायी होता है, जो आत्मा को तृप्त कर देता है। क्षणिक तृप्ति के 500 रुपये पुण्य है या पाप, ये मैं नहीं जानती। मगर इतना जानती हूं कि मैंने सौंदर्य को हरा दिया। मेरी कुरूपता तीखे नैन नक्श के ऊपर भारी पड़ गई। जिन्हें घिन आती है मुझ पर मुझे छूने से, वे बार बार आईना देखकर हार जाएंगे। सरोज ने अपना मुंह काला किया था, ये तो मैं समझ चुकी थी। मगर कहाँ? वैसे ये एक सवाल नहीं रह गया था। इसका जवाब प्रतिध्वनि के रूप में आ चुका था। मेरे कानों से गर्म लावा बहकर दोनों पांवों को जला रहा था और दिमाग चेतना शून्य हो गया था। आलोक ने बेडरूम की खिड़की से चोर निगाहों से झांका, जिससे मेरी आंखें चार हो गईं। कब, कहाँ, कैसे? इन सभी सवालों के मरियल घोड़े की तरह दम तोड़ रहे थे। आलोक, तुमने ऐसा किया है? तुम्हारे चेहरे पर नाले की कीचड़ लगी हुई है। तुम भयानक लग रहे हो। तुम्हारा पूरा मुंह काला हो चुका है। तुम्हारे बदन की चिपचिपाहट में कितने कीड़े रेंग रहे हैं। और तुम्हारी लिबलिबी सोच गिरी तो कहाँ आकर? कहीं गहरे से मुझे उस सड़ान की बू आ रही है, जिसे अभी अभी मैंने सरोज के शरीर से सूंघा था, जिसमें मेरा जी मिचला गया और मुझे उबकाई आने लगी। मैंने एक जोरदार थप्पड़ आलोक के गाल पर दे मारा। वह बिलबिला गया, उतना जितना मेरे पीठ पीछे कुकर्म करते वक्त भी ना बिलबिलाया होगा।
मुंह तो उसने काला किया था। वह तो कलमुही निमित्त मात्र थी। कारण तो वह ही है। 500 का नोट भी उसका ही है और वासना भी उसकी। कामांध भी वही हुआ था और आग्रह भी उसी का था। उस निर्बल में इतना साहस कहाँ जो एक सबल पुरुष का बलात्कार कर सके। वह अभावों से चटकी कठपुतली मात्र है जिसकी आंखें रोशनी को देखते ही चुंधिया गईं। स्वार्थी और बेखौफ भी उसने ही उसे बनाया। पुरुष बल के समक्ष एक स्त्री को धाराशायी करने वाला सम्मान तो क्या, दया का पात्र भी नहीं हो सकता। लेकिन भागीदारी तो उस कलमुही की भी बराबर की लही। उसकी शिराओं में भी तूफान उठा होगा और वह भी आवेग के संघर्ष में हार गई होगी। आनंद के थपेड़ों को धकेल ना सकी। माफी तो तुझे भी नहीं मिलेगी। मैं अपराधी ना होते हुए भी एक भयभीत अपराधी के लिबास में थी। यह एक विडंबना है। जल्दी उससे बाहर निकल आई। पुरुष के समक्ष स्त्री का क्षीण होना पौरुष बल को और बढ़ा देता है, अतः अपनी ऊर्जा को निर्णायक क्षमता में लगाना ही होगा। सरोज बेबाकी से मेरे बेडरूम में घुस गई और बेड पर पड़ी चादर की सिलवटों को हाथों से ठीक करने लगी। सफ़ेद रंग की चादर पर जगह जगह उसके हाथों के गंदे निशान उभर आए जो सजीव होकर तरह तरह के मुंह बनाकर चिढ़ा रहे थे। जैस्मीन का रूम फ्रेशनर कमरे की हवा को सड़े हुए खाने के अवशेषों से सड़ाने लगा था और उसकी बदबू मेरे जेहन में इतने गहरे उतर गई कि मैं बाहर खड़ी की खड़ी रह गई, हाथ में उसका बटुआ लिए जिस पर वे इतराया करती थी, झूमा करती थी। उसमें अब 111 रुपये नहीं, एक 500 का नोट भी था। मैंने उस नोट को घृणा से देखा और जमीन पर फेंक दिया। अपने हाथों पर उसके निशानों को तलाश कर पोंछने लगी। छी, ये झूठन है। एक विकृत मानसिकता और कामांध की उजली दिखने वाली कीमत। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी झूठन अच्छी लगी हो और आप इसी तरह की कहानियाँ और आगे सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ऐसी ही भावात्मक कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी हर शाम 5 बजे। कल तक के लिए विदा।